नमस्कार, सुबह 9 बजे में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को तफसील से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। पंचायतों में बढ़ेगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, 33 से बढ़कर 50% होगा आरक्षण। बजट सत्र में आएगा संविधान संशोधन विधेयक। सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आए 10 जवान शहीद, सेना ने की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने जताया शोक। हाफिज सईद की धमकी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया, सईद को बताया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा, कहा गतिविधियों पर लगाम कसे पाकिस्तान। उपराष्ट्रपति के थाईलैंड दौरे का आखिरी दिन, भारतीय समुदाय से भारत में निवेश की अपील। थाईलैंड के साथ रिश्तों की मजबूती को बताया यात्रा का मकसद। गुवाहाटी और शिलांग में आज से शुरू हो रहा है 12वां दक्षिण एशियाई खेल। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 23 खेलों की 228 स्पर्धाओं में भाग लेंगे 4000 एथलीट। और अब खबरें विस्तार से। पंचायतों में जल्द ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। केंद्र सरकार पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने जा रही है। इसके लिए आगामी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। दिल्ली में पंचायती राज कानून पर आयोजित कार्यशाला में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि सभी दल इस संशोधन का समर्थन करेंगे। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों के लिए वार्ड में आरक्षण 1 कार्यालय से बढ़ाकर 2 कार्यालय तक किया जाएगा, ताकि वे विकास की गतिविधियों को जारी रख सकें। संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में मौजूदा वक्त में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। हम ये भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं पंचायती राज के माध्यम से कि महिलाओं का आरक्षण जो अब 33% है वो 50% वार्ड सुरक्षित होता है। उसकी 5 साल की अवधि थी, उसके बाद वो बदल जाता था। हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कम से कम 2 मौके उनको मिलने चाहिए। और संसद के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा और आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर संसद के बजट सत्र की अवधि या मध्य अवकाश की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी। गुरुवार को सीसीपीए की बैठक में फैसला किया गया कि संसद का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। रेल बजट 25 फरवरी को पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 26 फरवरी को, जबकि आम बजट 29 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 16 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 23 मई तक चलेगा। Total 81 days duration. There will be enough time for the standing committees also to scrutinize the budget proposals. Let us see what is going to happen. This is the schedule, and the committee has finalized it and is being sent to President of India with a request to address the joint session. संसद सत्र की तारीखों को तय करने से पहले संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं से चर्चा की। हमारी सिर्फ इतनी ही इंटरेस्ट थी कि जो ड्यूरेशन है सेशन की वो कटेल नहीं करना चाहिए, पूरा सेशन होना चाहिए जैसे होता है मई तक। हमारे देश के अंदर ही बाकी संस्थाओं को पता नहीं है कि हम कब बैठते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को अगर हमारी टाइम टेबल पता होगी तो इस हिसाब से वो डेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ना। अब इलेक्शन कमीशन अपने आप इंडिपेंडेंटली डेट्स तय करेगी, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली अपना करेगी, और ये क्लैश इनएविटेबल है। एक आम सहमति थी कि जो पार्लियामेंट, जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके दिन जो रहना चाहिए वर्किंग डे, वो ज्यों के त्यों रहना चाहिए, उनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। बाकी क्या गैप रखना, कैसे रखना, रिसेस को कितने दिन के लिए रखना, ये
CCPA पर छोड़ दिया गया ना। सरकार ने सदन की कार्यवाही चलाने के लिए विपक्ष से अपील की है, साथ ही बजट सत्र के रचनात्मक होने की उम्मीद जताई है। पिछले साल शीतकालीन सत्र में GST समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में अवरोध के चलते पारित नहीं हो पाए थे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि GST बिल जल्द ही पारित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्यसभा में इस बार विपक्ष इस बिल को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को दिल्ली में निवेश सम्मेलन 2016 का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष कर ढांचे को तर्क संगत बना रही है और GST इसी दिशा में अहम कदम है। केंद्र सरकार GST को इस साल अप्रैल में लागू करना चाहती है। दरअसल कांग्रेस GST में 3 बदलाव चाहती है और इसी वजह से पिछले 2 सत्र में बिल पारित नहीं हो पाया। Being cleared by one house of parliament, is being supported by almost most political parties, and I'm sure others will also see reason, and this law will become a reality very soon. सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आने से बुधवार से लापता सेना के एक JCO समेत 10 जवान शहीद हो गए। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा ने इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले जवानों को सैल्यूट करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के एक JCO समेत 10 सैनिक शहीद हो गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सियाचिन में सैनिकों का शहीद होना दुखद है। मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। गुरुवार सुबह सेना और वायुसेना ने बचाव कार्य तेज कर दिया था। विशेषज्ञ टीमों, खोजी कुत्तों और आधुनिक उपकरणों की मदद से जवानों की तलाश की गई। लद्दाख क्षेत्र में उत्तरी ग्लेशियर सेक्टर में 19,000 फुट पर स्थित सैन्य चौकी बुधवार को हिमस्खलन की चपेट में आ गई थी, जिससे मद्रास बटालियन के एक JCO और 9 सैनिक बर्फ में फंस गए थे। इस मौसम में सियाचिन ग्लेशियर पर तापमान 0 से 42 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कल दिन भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए गए। आतंकियों के पास से 3 राइफलें और एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खबर मिलने पर कल सुबह इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। तंजानिया की लड़की के साथ बदसलूकी के मामले में विदेश मंत्रालय की टीम आज बेंगलुरु जाएगी। राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद विदेश मंत्रालय में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। भारत सरकार ने इसे नस्लीय वारदात मानने से इनकार करते हुए एक दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया के तौर पर हुई घटना बताया है। तंजानिया की छात्रा के साथ बदसलूकी के मामले की जांच के लिए विदेश मंत्रालय की टीम आज बेंगलुरु का दौरा करेगी। इस टीम में तंजानिया के हाई कमिश्नर और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की। No, I mean, as far as we are concerned, we have condemned this incident. We have, done all that we could to reassure the African students in Bengaluru that their safety, security is our primary concern. And the team that is going now, as I said, we are facilitating his visit. And the primary purpose of this visit is really to assure the African students that, look, please do not fear. तंजानिया के उच्चायुक्त ने इसे नस्लीय वारदात करार दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय और कर्नाटक सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। What I'm saying is my own assessment. That is a mix. There is an element of mob justice, but there is an element of racism. Definitely not a racial attack. This is just a response to an accident caused by the Sudanese student. I don't think Bangalore has that kind of a mindset. I don't think Bangaloreans has got that kind of a mindset. गृह मंत्रालय ने भी घटना पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से इसकी पूरी जांच कराने को कहा है। कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार की रात को बेंगलुरु में एक महिला के कार से कुचले जाने के बाद तंजानिया छात्रा के साथ भीड़ ने बदसलूकी की थी।
पुलिस के मुताबिक दुर्घटना के बाद पीड़ित छात्रा अपने 3 दोस्तों के साथ वहां से गुजर रही थी। भीड़ ने उन्हें दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानते हुए घेर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ाने की राजनीतिक दलों की मांग को खारिज कर दिया। केरल के दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि पहले ही बहुत ज्यादा है और इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। केरल में साल अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव की तारीख को तय करने से पहले राज्य में त्योहारों समेत दूसरे मसलों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया 20 मई से पहले पूरी कर ली जाएगी। और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने में हो रही देरी के चलते राज्यपाल शासन की अवधि लंबी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस बात की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल NN वोहरा के जरिए सलाहकारों की नियुक्ति इस बात का संकेत है। राज्यपाल ने सेवानिवृत्त 2 IAS अधिकारियों खुर्शीद गनी और परवेज दीवान को प्रशासन चलाने में मदद के लिए सलाहकार नियुक्त किया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बात कही। PDP BJP के बीच सरकार गठन को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी। राज्य में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लगा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का 7 जनवरी को निधन होने के बाद सरकार में गठन में देरी के चलते राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या के वक्त मूक दर्शक नहीं रह सकता। संविधान पीठ ने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। दरअसल बीजेपी विधायक के वकील ने कहा कि अदालत में राज्यपाल के सभी फैसलों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर ही सख्त आपत्ति जताई है। कोर्ट ने अक्टूबर से लेकर अब तक अरुणाचल विधानसभा के सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। कोर्ट ने अब तक पेश दस्तावेजों से भी नाखुशी जताई। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा कि राज्यपाल की नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं और उनके फैसलों की समीक्षा हो सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में संगठन के कामकाज के अलावा आगामी संसद और विधानसभाओं के बजट सत्र को लेकर रणनीतिक चर्चाएं होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रदेश इकाइयों से जानकारियां भी मांगी गई हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड यानी कि BRGF के 8,200 करोड़ रुपए तत्काल भुगतान करने की मांग की है। दिल्ली में वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये मांग की। प्रधानमंत्री की ओर से बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें BRGF के स्पेशल प्लान की राशि में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी पत्र लिखकर इस राशि को देने की मांग करते रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2013 में राज्य के विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज देने का वादा किया था। और इधर कापू समुदाय की आज से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को देखते हुए पूर्वी गोदावरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कापू समुदाय के नेता M पद्मनाभम ने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। कापू समुदाय अपने को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने के लिए मांग कर रहा है, जिनका प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया था। विपक्षी दल YSR कांग्रेस पार्टी ने कापू समुदाय को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने की मांग का समर्थन किया है। पार्टी ने कापू समुदाय को आरक्षण सूची में शामिल करने के लिए व्यावहारिक रास्ता निकालने की मांग की है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो कापू को OBC में शामिल करके आरक्षण देंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं KK संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारत ने पाकिस्तान से जमात उद दावा प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद की गतिविधियों पर लगाम कसने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता की बात है। सईद पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में लगातार शामिल हैं। मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता सईद ने बुधवार को पठानकोट जैसे और हमलों को अंजाम दिए जाने की धमकी दी थी। भारत ने पाकिस्तान से जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद की गतिविधियों पर कार्रवाई करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हाफिज सईद वैश्विक तौर पर घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और पाकिस्तान को उस पर लगाम लगानी चाहिए। They indulge in terrorist activities and terrorist financing. It should be a matter of grave concern to everyone that people like Hafiz Saeed and his associates continue to enjoy the freedom to indulge in their activities. भारत ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के मीडिया कवरेज पर भी चिंता जताई। विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने जमात और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के कवरेज पर पिछले साल पाबंदी लगा दी थी। बावजूद इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सईद के भाषण दिखा रहा है। विदेश सचिव वार्ता के बारे में पूछे जाने पर स्वरूप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के एनएसए और विदेश सचिव एक दूसरे के संपर्क में हैं। दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दोनों विदेश सचिव एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं और हम निरंतर, हमारा प्रयास यही है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द जो है कार्रवाई कर सके। विदेश सचिवों के बीच में बातचीत चलेगी कि वो डेट हम लोग एक निर्धारित कर लें जब वो डायलॉग शुरू होगा, तो वो डेट अभी तक निकल नहीं पाई। पठानकोट मामले की जांच में पाकिस्तान की ओर से प्रगति के बारे में पूछे जाने पर विकास स्वरूप ने कहा कि सरकार इस पर भी नजर रख रही है कि पठानकोट हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के थाईलैंड दौरे का आज आखिरी दिन है। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए समान सोच वाले देशों के बीच मजबूत सहयोग की अपील की थी। थाईलैंड दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बैंकॉक में विश्वविद्यालय में संबोधन के दौरान कहा कि आसियान देशों से आने वाले बौद्ध पर्यटकों के लिए वीजा के नियमों को उदार करने पर भी विचार हो रहा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने गुरुवार को बैंकॉक में चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय में छात्रों, कारोबारियों और शिक्षाविदों को संबोधित किया। उन्होंने भारत, थाईलैंड एंड आसियान कॉन्टूर ऑफ अ रेजुविनेटेड रिलेशनशिप विषय पर अपने संबोधन में आतंकवाद और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में देशों को साझा सहयोग की अपील की। Non-traditional threats such as piracy, smuggling, transnational crimes and drug trafficking are on the rise and pose a challenge for our countries and require strong and determined coordinated action to control. The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face. Successfully dealing with such threats requires strong cooperation among like-minded partners. उपराष्ट्रपति ने सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत समूचे आसियान क्षेत्र से संपर्क बढ़ाने पर खासा जोर दिया। India has pursued a look east policy. This emanated from a perception that our economic progress and well-being is intimately linked to the growth and prosperity of the entire Asian continent, especially of our friends across the Bay of Bengal and the Andaman Sea. उपराष्ट्रपति ने थाईलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वो वहां के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी गए। उपराष्ट्रपति का थाईलैंड दौरा शुक्रवार तक है। मोहम्मद हामिद अंसारी पिछले 50 सालों में थाईलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति हैं। 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी से 2016 की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने थाईलैंड दौरे के दौरान इस बात पर बहुत जोर दिया। उनका ये भी कहना है कि आने वाले भविष्य में आसियान कंट्रीज और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार बनेंगे। कैमरामैन जुनैद के साथ दीप्ति वशिष्ठ, राज्यसभा टीवी के लिए बैंकॉक से। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल राजधानी बैंकॉक में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। उन्होंने भारतीय समुदाय से भारत में निवेश की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की बहुलतावादी संस्कृति ही इसकी पहचान है। उन्होंने कहा कि उनकी थाईलैंड की यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना है।
किसी भी भारतीय उपराष्ट्रपति की 50 साल बाद ये पहली थाईलैंड यात्रा है। इससे पहले 1966 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने थाईलैंड की यात्रा की थी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के मामले में यूएन के एक पैनल ने कहा कि ब्रिटेन में उन्हें मनमाने ढंग से रोका गया और इसी मामले से जुड़ी जांच पर यह पैनल आज अपना फैसला सुनाएगा। असांज के वकीलों ने उम्मीद जताई है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा और असांज आजादी की सांस ले पाएंगे। खुफिया जानकारियों की खुलासा करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज के लिए राहत की खबर है। जबरन हिरासत से जुड़े मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह ने असांज को ब्रिटेन में रोके जाने को जबरन हिरासत का मामला बताया है। Detention can be legal, so it can be made according to existing laws and procedures, but these laws and procedures may be in violation of fundamental human rights. So if it's the case, then the decision is legal, but can be arbitrary. इस मामले में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह आज अपनी रिपोर्ट देगा। असांज के वकील का कहना है कि इसके बाद उनके रिहा होने की उम्मीद है। The UN report states that he has been detained for 3.5 years by Sweden. Then I see no other way out of this for Sweden and the prosecutor but to cancel the decision to detain Julian Assange in absentia and to close the case. इधर विकीलीक्स ने भी उम्मीद जताई है कि असांज का पासपोर्ट लौटा दिया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के आदेश खत्म कर दिए जाएंगे। is expecting immediate reaction by the Swedish and UK government, the lifting of the arrest warrant, the UK will hand in his passport and he will have his liberty back, which is about time after 5.5 years in detention. ऑस्ट्रेलियाई नागरिक असांज 2012 से लंदन स्थित इक्वाडोर के दूतावास में शरण लिए हुए हैं। तब उन पर स्वीडन की 2 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। असांज इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। असांज अगर इस मामले में गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें अमेरिका को सौंपा जा सकता है। वहां खुफिया जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उन्हें 35 साल तक की सजा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सीरिया को अनुदान देने वाले देशों ने 2020 तक $11 अरब की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि इससे सीरिया में मानवीय संकट से जूझ रहे लोगों को खाना, दवाई और आवास मुहैया कराने में मदद मिलेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने हवाई हमलों को सीरिया में शांति की राह में रुकावट करार दिया। सीरिया की शरणार्थी समस्या और मानवीय संकट से निपटने के लिए आर्थिक मदद जुटाने को लेकर कल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ऐलान किया कि साल के आखिर तक सीरिया को $6 अरब की मदद दी जाएगी, जबकि $5 अरब की राशि 2020 तक किश्तों में दी जाएगी। Today's conference has seen the largest amount of money ever raised in one day in response to a humanitarian crisis, with well over $10 billion pledged. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने सम्मेलन को कामयाब बताया। साथ ही उन्होंने हवाई हमलों में तेजी को सीरियाई शांति वार्ता के रुकावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। It is deeply disturbing that the initial steps of the talks have been undermined by the continuous lack of sufficient humanitarian access and by a sudden increase of aerial bombings and military activities within Syria. उधर सीरिया के विद्रोहियों के गढ़ वाले एलेप्पो में रूसी हवाई हमलों में कल 3 बच्चों समेत 21 नागरिक मारे गए हैं। इस बीच सऊदी अरब ने कहा है कि अगर अमेरिकी गठबंधन सेना सीरिया में जमीनी अभियान शुरू करने का फैसला करती है तो वो इसके लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापट्टनम में गुरुवार को दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू शुरू हो गया। 8 फरवरी तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में 75 से ज्यादा वॉरशिप, 24 देशों के नेवी चीफ और करीब 90 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी दुनिया भर की जल सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास गुरुवार को विशाखापट्टनम के नजदीक शुरू हुए इस कार्यक्रम में
54 देशों के समुद्री जहाज हिस्सा ले रहे हैं। इस फ्लीट रिव्यू में भारत की नुमाइंदगी 100 से ज्यादा जहाज और 60 फाइटर प्लेन कर रहे हैं। Nearly 300 delegates, out of which 83 are for foreign countries, 44 foreign delegations, and nearly, more importantly, 20,000 sailors of different navies will get an opportunity to interact with each other. That is the biggest takeaway from the International Fleet Review. 6 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 7 फरवरी को इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस होगी और 8 फरवरी को ज्वाइंट इंटरनेशनल बैंड सेरेमनी के साथ मेहमानों को विदाई दी जाएगी। ये वाला जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, इसके लिए भी तैयारी बहुत पहले से जारी थी एंड जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो सेलर्स हैं, सब ने बहुत डिटेल में प्लानिंग करके इस जो फ्लीट रिव्यू को अंजाम दिया है। इस बार कार्यक्रम की आयोजक ईस्टर्न नेवल कमांड है। भारत में 1953 में पहली बार फ्लीट रिव्यू किया गया था। तब से 10 बार भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 12वां दक्षिण एशियाई खेल आज से गुवाहाटी और शिलोंग में शुरू हो रहा है। 11 दिन तक चलने वाले इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 8 देशों के 4000 से ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 23 खेलों की 228 स्पर्धाएं होंगी। वहीं 8 देशों की करीब 4500 एथलीट और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। भारत में दक्षिण एशियाई खेल तीसरी बार हो रहा है। इससे पहले भारत 1987 और 1995 में इसकी मेजबानी कर चुका है। हर बार ओवरऑल चैंपियन रहा भारत इस बार भी पदकों का सबसे बड़ा दावेदार है। पिछली बार ढाका में हुए खेलों में भारत 90 स्वर्ण पदक लेकर पहले स्थान पर था। इस आयोजन का शुभंकर एक गेंडा है जिसका नाम तिखोर है। तिखोर दरअसल असम की लोक सांस्कृतिक कहानियों का एक हिस्सा रहा है। दक्षिण एशियाई खेल पहली बार 1984 में काठमांडू में हुआ था। और इधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ताकत कम होगी। आईसीसी अपने संविधान में संशोधन करने जा रहा है जिसमें तीनों क्रिकेट बोर्डों की आर्थिक और कार्यकारी अधिकारियों को कम किया जाएगा। जून में होने वाले आईसीसी चेयरमैन के चुनाव भी इन तीनों देशों की मनमानी भी खत्म होने की संभावना है। इस बार आईसीसी चेयरमैन का चयन गुप्त बैलेट प्रक्रिया से होगा। इसमें क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों को चेयरमैन के लिए किसी सदस्य को नामित करने की इजाजत होगी। इससे पहले एन श्रीनिवासन के दौर में बने नियमों के मुताबिक सिर्फ बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ही इसकी इजाजत थी। इन नियमों के मुताबिक आईसीसी चेयरमैन किसी सदस्य देश का बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। पहले एन श्रीनिवासन आईसीसी चेयरमैन होने के साथ ही बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे। आईसीसी ने कमेटी में मौजूदा स्थायी सदस्यता को भी खत्म कर दिया है। पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत को एग्जीक्यूटिव कमेटी में स्थायी सदस्यता भी हासिल थी। और चलते चलते नजर हेडलाइंस पर। पंचायतों में बढ़ेगा महिलाओं का प्रतिनिधित्व, 33 से बढ़कर 50% होगा आरक्षण। बजट सत्र में आएगा संविधान संशोधन विधेयक। सियाचिन में हिमस्खलन की चपेट में आए 10 जवान शहीद, सेना ने की पुष्टि। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी ने जताया शोक। हाफिज सईद की धमकी पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। सईद को बताया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा, कहा गतिविधियों पर लगाम कसे पाकिस्तान। उपराष्ट्रपति के थाईलैंड दौरे का आखिरी दिन, भारतीय समुदाय से भारत में निवेश की अपील। थाईलैंड के साथ रिश्तों की मजबूती को बताया यात्रा का मकसद। और गुवाहाटी और शिलोंग में आज से शुरू हो रहा है 12वां दक्षिण एशियाई खेल। प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। 23 खेलों की 228 स्पर्धाओं में भाग लेंगे 4000 एथलीट। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।